हैदर के पास ताकत तो आई गई थी। और जब मैं आपकी किताब में पढ़ रहा था तो बहुत बड़ी कोई चुनौती नहीं बची थी उसके सामने। वो चाहता तो सबको ख़त्म करके भी राजा बन सकता था। लेकिन मैं आपसे ही चाहूँगा, आप ये बताएं कि क्यों उसने पूरी तरह वाडियार को ख़त्म नहीं किया। तो उसमें भी नितिन जी जिस तरह से ना वो एक एक उनके जो गुरु थे वाडियार के दरबार में, नंज राजैया नाम के, उनके साथ किस तरह से धोखा करता है। उनकी सहायता से जो एक एक लैडर होता है उसको चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ने के बाद नंजराजैया को भी पछाड़ देता है वहाँ पे। और फिर एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि वो पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। पर उसको हमेशा पता था कि वो एक यूजर्पर है, वो लेजिटिमेट रूलर नहीं है। एक हिंदू मेजॉरिटी राज्य में एक हिंदू राजा से अगर ये इस तरह की बात करे कि मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, तो उसको पता था कि लोग जो हैं विद्रोह में उतर जाएंगे। तो इसीलिए ये एक नाटक स्वांग रचा गया कि आप महाराजा हैं, एक पपेट की तरह आप वहाँ बैठे रहे। पूरा जो सारे फरमान थे राज्य के या फिर युद्ध के भी जो भी ट्रॉफीज ऑफ वॉर, वो सभी महाराजा के कदमों में रख के हुजूर आपके इशारे पे ये सब हुआ। पर सबको पता था कि अधिकार कहाँ पे केंद्रित था। और जब एक महाराजा मर जाता था तो किसी और को, एक छोटे से बच्चे को या किसी और को बिठा देता था। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता, उसका अपना दिमाग होता, उसको पता चलता कि मेरे कुछ भी अधिकार नहीं है, मैं इसके अंडर ही पूरा कंट्रोल में हूँ। और अगर वो थोड़ा भी कुछ 19-20 किया। हाँ 19-20 किया, तो अचानक रातों रात एक दूध का प्याला उसके कमरे में जाता। सुबह वो हट्टा कट्ठा युवा महाराजा मृत पाया जाता। फिर एक और राजा को बिठाया जाता। यही स्वांग, ये धोखाधड़ी करते करते उसने बिताया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग इससे बहुत क्रोधित हों, ये विद्रोह में न उतरे। तो उनका पर्पस भी सर हुआ कि मैं तो महाराजा नहीं हूँ, मैं तो बस, इनके पास और कोई है ही नहीं, तो इसीलिए मैं उनके ऑन हिज बिहाफ मैं पूरा शासन चला रहा हूँ। मैं तो बैरम खान टाइप। बिल्कुल रिजेंट। तो जो वाडियार राजकुमार थे वो तो मरते रहे, जी। लेकिन क्या किसी ने भी कोशिश नहीं की कि हैदर को किसी तरह से बाहर की किसी ताकत से साथ लेकर, क्योंकि ये जो वो काल है जब मैं देख रहा हूँ कि फ्रेंच लोग अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अंग्रेज भी शामिल हैं, अभी मराठा ताकत भी है जी। मैदान में, जी। वो तो अपने उरूज पर है। जी। तो कभी कोई कोशिश नहीं हुई? नहीं, राज परिवार से बहुत सारा कोशिश होता रहा, उसमें बहुत सारी महिलाएं भी जुटी हुई थी। एक तो ये रानी लक्ष्मी अम्मण्णी जो महाराजा की विधवा थी, और उनकी सास देवाजी अम्मण्णी, तो वो दोनों मराठों को पत्र भेजते थे, या मद्रास में जो ब्रिटिश गवर्नर थे उनको भी पत्र भेजते रहते थे कि किसी तरह से हमारे परिवार को इस त्रासदी से आप रक्षा कीजिए। पर हर बार वो पकड़े जाते, या उनकी जो प्लान्स थे वो नाकामयाब ही रहते। उदाहरण के तौर पे 1761 में ऑलमोस्ट हैदर का अंत होने ही वाला था। जिस तरह से खांडे राव नाम का एक आदमी महारानी के आदेश पे मराठों के साथ संधि करके इसको ऑलमोस्ट पकड़ लिया था। ये यहाँ वहाँ भागता फिरता बेंगलोर तक पहुँचा, वहाँ पे ऑलमोस्ट नज़रबंद ही हो गया था। उसी ऐन मौके पे पानीपत की लड़ाई होती है और मराठों की हार होती है। और सिर्फ फिर पेशवा बोलते हैं कि सारी जो मराठा टुकड़ियां हैं जहाँ जहाँ तैनात हैं सब वापस पुणे आ जाइए। तो ऑब्वियसली मैसूर में कौन राजा बनेगा ये उनके लिए प्रायोरिटी नहीं था। तो वो पूरी जो मराठा टुकड़ी है वापस चला जाता है, और खांडेराव भी पकड़ा जाता है। तो उसमें भी मैंने एक इंसिडेंट बताया है कि उस दिन जब भरी सभा दरबार होती है, जब राजा को वो हस्ताक्षर करके अपना सारा अधिकार इसको दे देना होता है, तब सारी रानियां, राज परिवार की महिलाएं वेरी सैड, वो आंसू बहा रहे हैं। फिर खांडे राव को भी वहाँ ले आया जाता है। तो महिलाएं बोलती हैं कि ये हमारा वफादार रहा है, इसकी थोड़ा आप अच्छे से देखभाल कीजिए। तो ये भी कहता है कि हाँ हाँ, जैसे मैं अपने तोते को रखूंगा उसी तरह इसका देखभाल करूंगा। वो तो आश्वस्त हो जाते हैं, पर उनको पता नहीं लगता कि ये एक्चुअली वर्ड टू वर्ड उसका पालन करेगा। लिटरली करेंगे। लिटरली एक तोते की तरह उसको एक पिंजरे में बंद करके पूरे ऑल हिज लाइफ बस चावल और दूध
उसको और चौराहे पे चौराहे रखवाया। पे रख के सब लोग उसको देख के उस पे उपहास करें, उसको उस पे थूके। और जब वो मरा भी वो पिंजरे में ही मरा, और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं, उसकी हड्डियां भी बोलते हैं कि बाद में उसी पिंजरे में रखी रही। पिंजरे में रखी गई थी लोगों को देखने के लिए कि बगावत तुम करोगे तो इसका क्या हश्र नतीजा होगा, होगा। हश्र होगा। ओ।